देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी पिछले 44 वर्षों से चंडीगढ़ शहर में आर्ट और कल्चर के लिए काम कर रही है। इस बार सुदेश शर्मा जी की अगुवाई में जो टीम बनी उसने भी इसी क्षेत्र में बहुत से काम किए, बड़े इनिशिएटिव लिए। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था वो ये रहा कि थिएटर इन एजुकेशन, जो कि भारत सरकार की NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करवाने का जो बीड़ा उठाया वो गजब की बात थी। मैंने सोशल साइंस का, फंडामेंटल राइट्स का, सिविक्स का सब्जेक्ट चूज किया क्लास 9th का। जब बच्चों से बात होती थी तो उन्हें ये सब्जेक्ट सबसे बोरिंग लगता था। वो इस सब्जेक्ट के पीरियड से ना, सर एक थोड़ा टाइम और लगा लो, हमारा सोशल साइंस का पीरियड है, प्लीज़ ये निकल जाएगा तो हम लोग ईजी हो जाएंगे। तो मुझे फिर यह कि इनको ईजी करने के बजाय इनको ये वही क्यों ना पढ़ाया जाए थिएटर में कि ये उसकी सब भागे नहीं, उसे और इंटैक्ट हो उनकी तरफ, उस सब्जेक्ट की तरफ। मैंने दोनों लैंग्वेज में किया इसको, इंग्लिश में डायलेक्ट थे इसके, हिंदी में भी थे, ताकि दोनों बैलेंस कर सके हम चीज़ों को ना। बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी की और इंग्लिश की भी वो ठीक हो सके। बेसिकली ये जब मैंने सब्जेक्ट सिविक्स का लिया था, फंडामेंटल राइट्स का, तो इसलिए जब हमने इसको पढ़ा तो वो थोड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए हमने इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस सबको मिलाकर एक प्ले तैयार किया ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए फंडामेंटल राइट्स बनाए क्यों गए थे। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट की वर्कशॉप, वहाँ पे ना बच्चे मेरे पास 40-45 के आसपास आए थे। वो बच्चे थे जो क्लास में पढ़ते नहीं थे, तो क्यों उनको ये था कि ये एक्टिविटी हो रही है, कम से कम वहाँ से हमें बाहर निकलने में टाइम में लगेगा कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर जब वो मेरे पास आए, उन्हें लगा अरे यार यहाँ भी पढ़ना ही पड़ेगा, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो। पर उनको इंटरेस्ट जब पैदा हुआ उसमें पढ़ने में ना, तो वो उनमें एक अलग ही पिलर आने लग गया। जब हम नाटक कर रहे थे वो एकदम बुझे रहते थे, भी यार ये पढ़ना पड़ रहा है, दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। पर जब उन्हें इंटरेस्ट आया, उनको समझ में आने लगा यार ये पढ़ना भी ज़रूरी है और समझ मज़ा भी आ रहा है इसमें, तो उनमें एक्टिविटी के दौरान ही वो बड़े शार्प से हो गए थे, पूछने लग गए थे, सर मैं करके दिखाऊं। उसको करेक्टर जिसको दिया था वो दूसरा कहता सर ये मैं करूं, मैं ऐसे बेटर कर लूँगा, क्योंकि वो पढ़ने लग गए थे। जब हम डायलॉग्स पढ़ेंगे, लंबे लंबे डायलॉग्स थे, तो उनके लिए वो ईजी हो गया था। मुझे उनमें कॉन्फिडेंस देखने में मिला, एक उनकी आई में वो शार्पनेस आनी शुरू हो गई थी, जो चुराते थे। तो उन्हें वो मैम ने कहा ये बच्चे जो बोलते नहीं थे, ये मुझे बता रहे हैं कि ये आर्टिकल क्यों बनाया गया और इसके पीछे रीज़न क्या था। पॉइंट वाइज मेरे हिसाब से बच्चों में एक तो सबसे बड़ी वो बोलने लगे, बोलते नहीं थे बच्चे। जब क्लास में उनसे कुछ पूछ जाता वो बस सिर नीचे करके बैठ जाते थे कि नहीं आता। अब बोलना शुरू हुए हैं, आता है या नहीं आता है, आता है तो इसका आंसर क्या है। और दूसरा उनमें एक याद करने की जो प्रोसेस होता है ना, डायलॉग को याद करने में स्टोरी वाइज याद करते हैं, अब वो हर क्वेश्चन को स्टोरी वाइज याद करने शुरू कर दिया था उन्होंने। जब हमारा थिएटर में होता है कि हम जब कुछ डायलॉग याद करना है तो उसको स्टोरी वाइज याद करते हैं हम लोग, अब वो अपने आंसर्स को भी स्टोरी वाइज याद करने शुरू कर दिए थे। वो ये डेवलपमेंट में बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमें याद करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, तो ये डेवलपमेंट बहुत हुई है उनमें। बेसिकली थिएटर क्या है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। एक्चुअली हम सब शार्प होते हैं, हमें लगता है हमें बोल के बता दिया जाए तो नालायक है, नालायक है, नालायक, वो हम सब माइंड में हमारा रहता है मैं नालायक हूँ, मेरे से नहीं होगा। पर थिएटर ये कहता है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर पाओगे, कर लोगे। तो वो जो डेवलपमेंट है ना थिएटर की, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, वो बच्चों में आती है जब ना थिएटर के प्रोसेस के साथ पढ़ाई में भी, तो वो उन्हें मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ निकल के आती है। जी बिल्कुल होना चाहिए, उससे क्या बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है स्टडी के लिए भी और इनका बूस्टअप करने के लिए उनको ना। आई एम दर्शनजीत कौर, हेड मिस्ट्रेस इन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 49D। हमारे स्कूल में पहले वर्कशॉप हुई हैं 1-2 बार, और स्कूल में भी बच्चों को हमारे म्यूज़िक टीचर ने नाटक करवाए हैं। पर ये वर्कशॉप स्पेशल है क्योंकि इसमें प्रोफेशनली टीचर ने बच्चों को सिखाया और बच्चों ने पिकअप किया। ये करिकुलम बेस थी, सोशल स्टडीज़ की बुक से चैप्टर लिया गया था और बच्चों ने थॉरली इंजॉय किया और सीखा। बच्चों में मैंने बहुत चेंज देखा, वो अब आगे से थोड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, वेल मैनर्ड हैं और टीम वर्क भी करना सीख गए हैं। जैसे पहले आपस में कई बार लड़ाइयाँ करते थे, अब वो इकट्ठे ग्रुप में रहना सीखे हैं, काम कर रहे हैं और
अपनी किताबें भी अच्छी तरह पढ़ने लगे हैं उसके बाद सिलेबस की। मुझे लगा जैसे इंग्लिश है, लैंग्वेज है, ग्रामर मुझे लगता है बच्चे काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं इससे। थिएटर वर्कशॉप में प्ले करके, इवन क्लासरूम में भी टीचर्स 5-5, 10-10 मिनट के स्किट कर सकते हैं बच्चों की सब्जेक्ट लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए। इवन साइंस में, हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से ये हो सकता है। हाँ जी, जैसे बच्चों को पहले याद करने में मुश्किल लगता था, अब बच्चों की प्रैक्टिस भी हुई है और अब लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट से टीचर को भी सुनाने लगे हैं अपने चैप्टर के बारे में। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चों की। देखो उसमें एक तो ये बच्चे को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है स्टेज पे जब भी बच्चा जाता है, और जो एक खुशी होती है उसके मन में कि देखो मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, तो वो और बच्चे भी देखते हैं और बच्चे भी मुझे लगता है सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम बढ़ चढ़ के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी लगेगा भी हम भी जाए। सब पढ़ाई में मेरे को ना पहले सोशल साइंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो मैं अच्छे से पढ़ लेती थी, पर सिविक्स और हिस्ट्री में दिमाग में पल्ले पैती ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगती थी। फिर अब जब थिएटर होने लगा है तो स्क्रिप्ट से मैं सीखती हूँ कि जो हिस्ट्री होती है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो इतना अच्छा है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसमें कितने अच्छे आर्टिकल है, उसमें कितने अच्छे फंडामेंटल राइट्स हैं। सर और भी हुई है, जैसे मतलब मैम की तरफ कोई मैम पढ़ाते हैं तो मैं पूरी अच्छी तरह से इंटेंशन देती हूँ। पहले एसएसटी में मेरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं था और अब बहुत अच्छी तरह से हो गया। पहले मेरे 40-50 इतने परसेंटेज आते थे, बट जब से मैंने ज्वाइन करा थिएटर शॉप तब से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, 70-80% आ रहे। थिएटर शॉप से मैंने ये सीखा कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो पहले बहुत लो था। कोई मैम क्वेश्चन पूछती थी तो लाइक थोड़ा डर लगता था कि शायद मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, सारे बच्चे भी हंसेंगे, पर अब नहीं लगता है। मैम ने मुझे बताया, और जो थिएटर वाले सर है, जो मेरे सर है, उन्होंने बताया कि हमारा आंसर गलत हो सकता है, मैम बता सकती है, बट जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो मत होने दो, उसे एकदम हाई रखो और जो आंसर है उसका बेझिझक बोलो। सर मेरे टीचर्स बहुत खुश है, क्योंकि जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछते थे वो टीचर्स, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाती थी। मैं डर जाती थी उस वक्त कि मेरा गलत सवाल जाएगा, पर मैं इस बार डरती नहीं हूँ, मैं खुल के जवाब देती हूँ। अब अपना कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव कर रही हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। नहीं समझ में आती मुझे ये सोशल साइंस। भारत में कौन आया, कब आया, कितने लोगों ने भारत पे राज किया, इन सबसे मुझे क्या लेने देना। और वैसे भी जब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, अरे कुछ भी बनूंगी, क्या ये सब मेरे कुछ काम आएगा। ऐसे ही अकबर कब आया था, भारत में अंग्रेज कब आए थे, उन्होंने हम पर कितने साल राज किया, उन्हें भगाने के लिए किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने आंदोलन हुए, कितने सत्याग्रह हुए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। इन सबसे मुझे क्या लेने देना। और वैसे भी मुझे तो इस देश में रहना ही नहीं है, पढ़ लिख कर ना विदेश सेटल हो जाऊंगी, तो फिर क्या जरूरत है मुझे जानने की इस देश के इतिहास के बारे में। बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम्हें क्या लेना देना इस देश से। भीमराव अम्बेडकर जी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख
मौलिक अधिकार हमें ऐसे ही मिलते हैं? मौलिक अधिकार पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितनी माँ ने अपने बेटे खोए और कितनी बहनों ने अपने भाई, और तुम कह रहे हो तुम्हें इस देश में नहीं रहना? आई एम सो सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए बलिदान दिया, नहीं दिया, कुर्बानी दी, नहीं दी, अब वह तो बीता इतिहास है ना, उसे पढ़कर मुझे क्या मिलेगा? आप बताइए, और आप सभी बताइए, क्या वो मेरे कुछ काम आएगा? चलिए छोड़िए, आप ही को समझा दीजिए मुझे हमारे इतिहास के बारे में, शायद मैं कुछ समझ जाऊं। बेटा, इतिहास के पन्ने अक्सर अमन की स्याही से ज्यादा जंगों और क्रांतिकारियों के बहे खून से लिखे जाते हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास की क्रांति भी एक ऐसा ही अनूठा अध्याय है। क्या तुम जानते हो, 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत भारत एक के बाद एक विदेशी हमलावरों की लूटमार और खौफनाक कत्लेआम का शिकार बनता रहा। सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने लूटमार के इरादे से हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी पूर्व में आया शहबुद्दीन गौरी। 1400 ईस्वी पूर्व में आए तैमूर। 1526 ईस्वी पूर्व में आए बाबर। 1700 ईस्वी पूर्व में अंग्रेज। 'सीधे साधे हिंदुस्तानी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि व्यापार के भेष में आई ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें धीरे धीरे कर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रही थी। सन 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के साथ ही भारत में मुगल सल्तनत का भी अंत हुआ। अंग्रेजों के बेईमान इरादे तब सामने आए जब फौजदार मीर जाफर को वरगला कर सन 1757 में प्लासी का दूसरा युद्ध जीता। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दारों और भाड़े के सिपाहियों और मौलवी शासकों की मदद से एक एक कर भारत की रियासतों पर कब्जा कर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने लगी। सर ये अंग्रेज हमेशा से ही करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल। हमेशा हमें ही आपस में लड़ाते रहे हैं और हम सीधे साधे हिंदुस्तानी इनके बेमाने इरादे समझ भी नहीं पाए। पर एक इंसान समझ गया था। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने जमाए बैरिस्टर के कार्य को त्याग कर भारत वापस आ गए। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबबंदी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर उन्होंने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्र आंदोलन के दौर में जहां एक से बढ़कर एक सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थी, वहीं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जिले बालाबाग में नरसंहार हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वाले लोगों के लिए खूनी रविवार बन गया था वो दिन। आज बैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करे और हमारे लीडर साहब देशभक्ति, त्याग और बलिदान में लाखों देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और वैचारिक क्रांति से लोगों में आजादी की भावना को अमृत स्वरूप दिया। इस विद्रोह ने मेरठ, दिल्ली,
अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, पश्चिमी बिहार और झांसी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों के विचारों को आगे लाना था। 16 जुलाई 1905 में पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ। हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल। मात्र 6 साल बाद 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। यही तो सर, ये अंग्रेज ना हमेशा से ये करते आए हैं, डिवाइड एंड रूल। हमेशा हमें ही आपस में लड़ाते रहे हैं और हम सीधे साधे हिंदुस्तानी इनके बीमार रहते समझ में नहीं पाए। पर एक इंसान समझ गया था। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने जमाए बैरिस्टर के कलर को त्याग कर भारत वापस आ गए। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सामान्य अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर उन्होंने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्र आंदोलन के दौर में जहां एक से बढ़कर एक सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थी, वहीं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वाले लोगों के लिए खूनी रविवार बन गया था वो दिन। आजादी का सपना 1857 में जो क्रांतिकारियों ने देखा था, आखिर 90 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ। हम उन क्रांतिकारियों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे देश इनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मैं उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करती हूँ। गुलामी वह अंधेरा है जिसका अंत करने के लिए आजादी के सूरज को उगना ही पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सर, लेकिन आपके हाथ में किताब हुआ करती थी ना, क्या वो किताब आप मुझे देंगे पढ़ने के लिए? वह कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि प्रतीक था हमारे मुल्क का, हमारा संविधान, हमारा आईना। यह आईना ही वो आईना है जिसे देखकर हम खुद को पहचान पाते हैं। चलो तुम्हें जादुई आईने की सैर पर लेके चलते हैं। ये कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया? लेकिन सर, ये तो सबको पता है कि हमारा संविधान आपने यानी B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। नहीं, हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। भीमराव जी को संविधान सभा की कॉस्ट्यूम एडवाइस संविधान से निर्माता का श्रेय दिया जाता है। प्रेम बिहारी नारायण जादा वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अब से हाथ से हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा, यानी मूल कॉपी की, यानी पांडुलिपि की थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 लिप घिस गई थी। हमारा संविधान न केवल हाथ से लिखा गया है, बल्कि शांति निकेतन के चित्रकारों ने प्रेमबल से लेकर हर पन्ने को अपनी सुंदर कला से सजाया। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ मिलकर नंदलाल बोस जी ने हमारे संविधान की मूल पांडुलिपि को सजाने का काम अपने हाथ में लिया। मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था। उस काम के मुकाबले जो संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। ये कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, ये तस्वूर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी ही नई संस्कृति का जो इस संसार में कभी नहीं देखी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मिलना तय हुआ। हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए और संविधान को एक नया आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद थे। संविधान सभा के सबसे सीनियर डॉक्टर सचिदानंद सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उनकी निगरानी में सभा के सभी सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट को चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। सबसे बढ़कर हमें आजादी चाहिए। जैसा किसी ने कहा है, आजादी से अधिक कीमती कुछ नहीं होता। अब हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रयत्नों के प्रतिफल में इस संविधान सभा के जरिए हमें ऐसी आजादी मिलेगी जिस पर हम गर्व करेंगे। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध कर रही हूँ कि वो 2 शब्द कहे।
आज़ादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निज़म के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई विधानसभा के जरिए अपना संविधान सोचेंगे, अपना आइन तय करेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आजादी के 5 दिन बाद 20 अगस्त 1937 को संविधान सभा फिर मिली। एक तरफ तो स्वतंत्रता मिलने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां थी देश के लिए नया कानून बनाने के लिए। लेकिन सर, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। संविधान सभा के कॉस्ट्यूम एडवाइजर सर बेंगाल नरसिम्हा राव, जो पूरी दुनिया में संविधान के महान विद्वान माने जाते थे, सभा में पेश सभी प्रस्तावों और कम्युनिटी की रिपोर्ट पर संविधान का एक मसौदा तैयार करेंगे। और इस स्टाफेड सदस्य में 7 सदस्यों की कम्युनिटी नियुक्त की गई थी, जिसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, पीएन मित्तल, केएम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अय्यर। और इस कम्युनिटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी समिति का मुख्य कार्य नागरिकों के अधिकार पर चर्चा करना और सुझाव देना है। मेरे विचारों से हर संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। जो भी विचार हो बेझिझक आगे रखिए। तो चलिए हम उन्हीं मूल अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके नाम मिलने पर लोग न्याय का द्वार खटखटा सकते हैं। मैं इस बार भी पूरे गांव में अव्वल आई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, किसी की नजर न लगे मेरी बेटी को। तुम मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। जी माँ। पिताजी इस बार मैं बस चुपचाप से घर के कामों में ध्यान दे, यही काम आएगा आगे जाके तेरे। पर पिताजी क्यों? एक बार कहा ना मैंने, आज से तेरी पढ़ाई बंद। माँ, पिताजी भैया को पढ़ने से रोकते नहीं हैं, पर मुझे क्यों? कोई बात नहीं बेटा, हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता आया और ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता आया है? सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली? तुम्हारी परछाई पड़ते ही दूषित हो गया मैं, दूषित। माफ करना पंडित जी, मैं जल्दी में था, मुझे मंदिर जाना था। मंदिर में तुम्हारा क्या काम? अछूत का इनका, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अछूत का इनका भक्त। अछूत? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम देने आई हूँ। लो, ये मजदूर भी अब मजदूरी छोड़ के सरकारी नौकरी करेंगे, हमारी बराबरी करेंगे। क्यों, तुम में और हम में क्या फर्क है? भगवान ने तो हमें एक जैसा ही बनाया है। अमीरी और गरीबी का। अमीरी और गरीबी का। अब मैं समझ चुकी हूँ। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 आप लोगों ने क्यों बनाया? ताकि गरीब हो या अमीर, ऊंची जात का हो चाहे नीची जात का हो, लड़का हो या लड़की, सबको एक समान नजरों से देखा जाए, इसलिए तो आपने आर्टिकल 14 to 18 बनाया है ना? नमस्ते। आइए राजकुमारी अमृतकौर, आज से राजकुमारी हमारी इस कमेटी का हिस्सा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमारी। एक मिनट, इनके राजकुमारी होने से मुझे एक बात सूझी कि हमारे नए भारत में जहाँ राजा प्रजा एक समान होंगे, वहाँ ये सारी पदवियाँ जैसे कि राजकुमारी, राजाधिराज, कुंवरपाल, नवाब बहादुर और छत्रपति और दीवान की विरासत में मिली पदवियाँ हमारे नए भारत में क्या काम? You're right. I am totally with you. आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हो। तो भीमराव जी, आज से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे। नहीं, एकेडमिक डिग्री और काम के बदनाम तो रहेंगे, पर ये खानदानी और प्रदेशिया पदवियां खत्म। लेकिन ये जो आपने खानदानी और पैदाइशी पदवियों की बात की है, क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं? यूं एक एक कर बराबरी, आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा शोषण के विरुद्ध संविधानी सुरक्षा के अधिकार सब नागरिक के अधिकारों से जुड़ते चले गए। लेकिन
अबॉलिशन ऑफ टाइटल के हिसाब से समानता का अधिकार तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। ये जो तुमने अभी किया है ना, ये प्रश्न, ये आर्टिकल उसी के लिए है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। शांति से किसी भी ग्रुप को चलाने का अधिकार। फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि किसी भी तरह की सोसाइटी को बनाने का अधिकार है। सर, जो लोग आज भी चाइल्ड लेबर करते हैं, क्या हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आर्टिकल उसी के लिए बना है। और सर आर्टिकल 25 to 28? According to Article 25, all persons shall have the right to freedom of conscience and freely to profess, practice and propagate religion. This right is available to citizen as non-citizen. कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक या मूर्त उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, अपने धर्म में प्रबंध करने का अधिकार, also the right to movable or immovable property to the administrator with accordance with the law. आर्टिकल 27, यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगता है। सर, कर मतलब चंदा, यानी तुमने किसी को भी चंदा दिया है, 20,000, 40,000, 50,000, वो टैक्स फ्री होगा। मतलब जो तुम्हारी इनकम में टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कोई भी सरकारी संस्था में धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी। मतलब क्या तुम्हें स्कूल में ये गीता पढ़ाई जाती है? नो सर। बाइबल पढ़ाई जाती है? नो सर। नहीं ना। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी एजुकेशन सेंटर में अपने धर्म के प्रचार करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। हमें एडमिशन दो, 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 हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। यो ठीक को नहीं है सर कि आप हमें एडमिशन को नहीं दोगे। यो ठीक को नहीं है सर कि आप हमें एडमिशन को नहीं दोगे। तोरा कोनो हक ना बनेला ऐसन करे के, तोरा कोनो हक ना बनेला ऐसन करे के। हमारे पर्व अलग अलग है, संस्कृति भी अलग है, सिर्फ इसलिए हमें आप एडमिशन नहीं देंगे। आमची राहण्याची आणि बसण्याची पद्धत वेगळी आहे, आमची कपडे घालण्याची पद्धत वेगळी दिसते, फक्त त्यामुळे मला प्रवेश देणार नाही। क्या सिर्फ तुम्हें जरूरत है शिक्षा की? क्या हमें अधिकार नहीं है शिक्षित होने का? हमें एडमिशन दो, हमें एडमिशन दो, हमें एडमिशन दो, हमें एडमिशन दो। आर्टिकल 29 to 30, अल्पसंख्यक वर्गों में अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक यानी जो गिनती में बहुत कम होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? सर, हिमाचल से। लेकिन तुम चंडीगढ़ में रह रहे हो और पढ़ भी रहे हो। जी सर। 2930, इस आर्टिकल के तहत कोई भी सरकार, कोई भी संस्था तुम्हें पढ़ने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने कल्चर को प्रमोट करने से मना नहीं कर सकता। सर, जो लोग आज भी, सर मुझे लगता है कि अगर ये आर्टिकल हमारे संविधान में ना होता तो क्या कितने बच्चे, कितने बड़े अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सर अगर ये आर्टिकल का कोई उल्लंघन करता है तो क्या हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं? ये आर्टिकल उसी के लिए तो बना है, यानी आर्टिकल 32, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटा सकता है। सर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने दुनिया का सबसे सुंदर संविधान बनाया है। थैंक यू सर, मुझे और हम सभी को ये खूबसूरत तोहफा देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान ही क्यों ना बना लें, पर वह गलत साबित होगा जब तक उसको अमल में लाने वाले योग्य ना हुए। 24 जनवरी 1950 को विधानसभा एक आखिरी काम के लिए फिर मिली। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। अब तो बस 26 जनवरी का इंतजार था। देश भर में उत्सव की तैयारियां हो रही थी। क्यों ना होती, सदियों बाद दबा कुचला गया देश अपने खुद के बनाए रास्ते पर चलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम्।
वो सब कहाँ है? इस लड़की ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। सर आप लोग कहाँ हैं सर? थैंक यू सो मच मुझे हमारे इतिहास के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सर हमारा संविधान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर मुझे हमारे अधिकार बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले धन्यवाद संगीत नाटक अकेडमी चंडीगढ़ की तरफ से जिन्होंने अलग अलग स्कूलों में वर्कशॉप लगाई हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे गायन वादन थिएटर डांस के रूप में, जब बच्चा उस प्रोसेस से गुजरता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, चाहे बच्चा आगे जाके किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसका कहीं ना कहीं आपको अलग दिखेगा ज़रूर। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे भी जो 35-40 बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा निखर के आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से लेके मैं कुछ और आगे अच्छा कर सकता हूं। परफॉर्मेंस सर मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे ऐसे आते हैं स्टेज पे तो बहुत अच्छा लगता है। आएंगे तो थोड़ा थोड़ा तभी सीखेंगे। मैंने लगभग सभी 22 नाटक देखे हैं और मैं अब समझता हूं कि सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय था और मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और एक सफल मंचन करने के लिए मैं स्कूल, उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को इस सफल प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश भर में काफ़ी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।